मैं तुझे छोड़ के चला जाऊंगा, मेरे भोले सनम तेरे सर की कसम, जाके फिर न कभी लौट आऊंगा। मैं तुझे छोड़ के चला जाऊंगा। तो हम छोड़कर आपको जाने वाले नहीं हैं, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे 12th क्लास का हिस्ट्री, जिसका ये चैप्टर 2 है। चैप्टर फर्स्ट का टोटल वीडियो हमने प्रोवाइड कराया। उम्मीद है कि आपको वो अच्छा भी लगा होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 की शुरुआत करेंगे। तो शुरुआत करने से पहले कुछ झलक दिखाया जाएगा। जैसे गाना निकला है ना, झलक दिखला जा, एक बार आजा 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 आजा, ऐसा कुछ गाना निकला है ना। तो इस तरह से चैप्टर 2 की शुरुआत करने से पहले कुछ आपको झलक दिखाएंगे, उसके बाद फाइनली इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो आइए देख समझते क्या पढ़ना है इसमें। चैप्टर 2 का नाम है राजा, किसान और नगर। कहीं ना कहीं इस चैप्टर में नगर के बारे में पढ़ने को मिलेगा ज़्यादातर। किसके बारे में? नगर के बारे में। नगर कहने का सेंस है कि राज्य के निर्माण की प्रक्रिया किस तरह से हो रही थी, इस तरह की चीज़ें आपको इसमें पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। तो ये चैप्टर कहीं ना कहीं स्टार्ट होता है कहाँ से? वैदिक काल से। कहाँ से स्टार्ट होता है? वैदिक काल से। वैदिक काल की शुरुआत होती है 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच, यहाँ तक। इसके बाद हालांकि इसके 2 पार्ट्स होते हैं, उत्तर वैदिक काल और पूर्व वैदिक काल। तो आपको वैदिक काल में इसमें पढ़ना नहीं है, ठीक है ना। हालांकि थोड़ा सा इसमें झलक हम दिखा देते हैं ताकि आपको समझ में आने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए वैदिक काल जो था ना, इस समय समाज जो था 4 वर्गों में डिवाइड हुआ था। कितने वर्गों में? 4 वर्गों में, जिसको हमने एक प्रिज्म की सहायता से एक ट्रायंगुलर शेप में दिखाया है, ठीक है ना। अब देखिए सबसे निचले तबके के जो लोग थे ना, उन्हें शूद्र कहा गया। शूद्र मतलब जो नौकर थे, एक तरह से जो किसी दूसरे की नौकरी करते थे, दूसरे की नौकरी करते थे, ठीक है, उन्हें क्या कहा गया? शूद्र कहा गया। जैसे एक नौकर ऐसा जो किसी के घर में जाके काम कर रहा हो, तो वो शूद्र की कैटेगरी में आएगा। सबसे निचले तबके के लोग थे। और कहीं ना कहीं इनका जो क्षेत्र था, क्षेत्र सबसे ज़्यादा था। आज के टाइम में नौकरों की संख्या बहुत ज़्यादा है। नौकरों की संख्या क्या है? ज़्यादा है। नौकरी नहीं, नौकरों। नौकर माने सर्वेंट। क्या है? सर्वेंट। नौकर माने क्या? सर्वेंट। इनकी संख्या क्या है? ज़्यादा है। इसलिए उस समय भी क्या था, तो कहीं ना कहीं शूद्र की संख्या सबसे अधिक थी, इसलिए इनको निचले क्षेत्र में रखा गया, निचले समाज में रखा गया। उसके बाद ऊपर आता है वैश्य। वैश्य का मतलब कि जो बिजनेस वाले थे, जिनको कोई व्यापार करते थे, ठीक है ना, जो कोई सामान को बेचते थे, तो उनकी संख्या शूद्रों की संख्या से थोड़ी ज़्यादा थी, उनको शूद्र कहा गया। जैसे आज के टाइम में एक कपड़ा बेचने वाला जो लोग हैं, या एक ऐसा व्यक्ति जो व्यापार करता हो, ठीक है ना, जैसे भारत का निचला जो एरिया है ये वाला, ये टोटल व्यापार होता है समुद्री माध्यम से, ठीक है ना। तो जो व्यापार करने वाले लोग थे ना, उन्हें शूद्र की वैश्य की कैटेगरी में रखा गया था। किस में? वैश्य की कैटेगरी में रखा गया। जैसे मान लीजिए हम किसी देश के साथ व्यापार करना स्टार्ट कर दिए, ठीक है ना, ड्रग्स स्मगलर वगैरह बेचना स्टार्ट कर दिए, तो वैसे स्थिति में हम किस कैटेगरी में जाएंगे? शूद्र में। कहीं जो हमार व्यापार में घाटा हुआ, पैसा मुनाफा खत्म, हम झोली लेके घूमना से स्टार्ट कर देंगे किसी किसी के घर में, ठीक है ना। कहीं ना कहीं नौकरी छोड़ के क्या करना स्टार्ट कर देंगे? तो नौकर के काम के स्टार्ट करना कर देंगे, शुरू कर देंगे। तो ये इसमें चले जाएंगे। तो वैसे का मतलब होता है जो काम करते दूसरे के यहाँ जाके, ठीक है ना, यानी ठीक, ये आप समझ गए होंगे। क्षत्रिय का मतलब कि जो रक्षा करते थे, जो नगरों या पंचायत या लोगों की जो रक्षा करते थे, उन्हें क्षत्रिय कहा गया। जैसे आज के टाइम में जो दरोगा साहब हैं, दरोगा का मतलब होता है देखिए दरोगा का मतलब होता है चाहे रो के या गा के, है ना। तो दरोगा जो है ना, ये किस में आता है? क्षत्रिय में आता है। क्यों ना कहीं दरोगा भी अपने योगदान देता है कि समाज में कुछ ना कुछ क्या हो, बदलाव हो। कोई दूसरा बाहरी चोर वगैरह अटैक करता है या कोई झगड़ा होता है तो उसको छुड़ाने में हेल्प करता है, तो कहने के क्षत्रिय ही है। इसके अलावा जैसे बाहुबली मूवी में बाहुबली जो है ना, ये क्षत्रिय होता है क्योंकि ये अपनी जनता की रक्षा करता है। मैं महेंद्र बाहुबली, शिवकामनी देवी का पुत्र, माहिष्मती महाजनपद का राजा। इसमें आप पढ़ाएंगे माहिष्मती एक महाजनपद था, जिसे 16 महाजनपद जो था ना, इसमें एक माहिष्मती जनपद था, ठीक है, वो आपको बाद में पढ़ाएंगे। तो क्षत्रिय में जैसे पुलिस आ जाएगा,
सेना आ जाएगा। सेना जितने भी लोग हैं ना, चाहे थल सेना, वायु सेना या जल सेना हो, जो दुर्वासा रहते बंदूक से ठिचका, वो सब किस में जाएगा? क्षत्रिय में जाएगा। ठीक है ना। वे सारे के भाई लोग जितने भी आर्मी वाले हैं वो सबके सब क्या होंगे? क्षत्रिय होंगे। ठीक है ना। और सबसे ऊपर जो था ना यहाँ पे ब्राह्मण। ब्राह्मण कहने का सेंस है कि जो पंडित होते हैं, ठीक है, पंडित होते हैं, उनको ब्राह्मण की कैटेगरी में रखा गया था। ये ब्राह्मण की कैटेगरी में रखा गया था। या जो शिक्षा देते थे, क्या देते थे? शिक्षा। जैसे टीचर, जैसे हम हो गए, इनको ना ब्राह्मण की कैटेगरी में रखा गया था उस टाइम। ठीक है ना। जो ज्ञान देने की काम करते थे उन सबको ब्राह्मण की कैटेगरी में रखा गया था। कब? वैदिक काल में। ठीक है ना। उत्तर वैदिक काल में रखा गया था। और ब्राह्मण से सबसे ऊपर था भगवान का स्थान। समझ रहे हैं ना। मतलब सर्वोपरि कौन थे? भगवान यानी ईश्वर। उस समय भी सर्वोपरि ईश्वर थे और आज भी सर्वोपरि ईश्वर है। आने वाले समय भी सर्वोपरि क्या रहेंगे? ईश्वर रहेंगे। ईश्वर जिंदाबाद। अब यहाँ पे आप देखिए ना, तो ब्राह्मण का क्षेत्र कहीं ना कहीं कम है, यानी शिक्षा देने वाले जो लोग हैं उनकी संख्या क्या है? कम है। उसी तरह से क्षत्रिय की बात करें तो क्षत्रिय की संख्या उससे थोड़ा ज़्यादा है। आप देख पा रहे हैं ये क्षेत्र जो बनाया हुआ है हमने, सबकी कहीं ना कहीं संख्या क्या है? ज़्यादा है। आज भारत में सबसे अधिक शूद्रों की संख्या है, यानी नौकरों की संख्या ज़्यादा है। बिजनेसमैन की संख्या कम है, क्षत्रियों की संख्या कम है, पंडित की संख्या कम है, भगवान तो कोई है ही नहीं। ठीक है। इस तरह की चीज़ें शामिल है। अब देखिए, ब्राह्मण जो होते थे ना, ब्राह्मण, इनको भगवान का करीबी दूत कहा जाता है। वैदिक काल में ब्राह्मणों को भगवान का करीबी दूत कहा जाता है। ये उनके मैसेंजर होते हैं। कौन मैसेंजर होते हैं? तो ब्राह्मण। ब्राह्मण ही आपकी हर इच्छाओं को भगवान के पास पहुंचाने की कोशिश करते हैं। कहने के जब कथा स्टार्ट होता है ना गांव में, कथा कहानी, तो भगवान की नज़र में, भगवान की नज़र की दृष्टि से उनको देखा जाता है कि बाबा प्रणाम गुड़, ऐसे करते हैं ना अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं ब्राह्मणों को जो होते हैं ना, ब्राह्मण यानी पंडित जी लोग, उनको भगवान का दूत कहा जाता है। कहीं ना कहीं भगवान के पास मैसेज पहुंचाने वाले वही होते हैं। आप किसी मंदिर में, बड़े बड़े मंदिर में जाइएगा ना, तो वहाँ पे बहुत बड़े बड़े क्या होते हैं? पुजारी होते हैं, जो आपकी हर एक मनोकामना को पूरा करने के लिए कुछ गुहार लगाते हैं भगवान से कि इनका मनोकामना पूर्ण हो, सफल हो। तो करीबी किसको बोला जाता है? भगवान का। ये ब्राह्मणों को। ठीक है। आई होप आप समझ में आए हो। ठीक है। तो वैदिक काल कितने वर्गों में बांटा गया था? 4। सबसे ऊपर कौन थे? तो ब्राह्मण। सबसे उसके बाद क्षत्रिय, तब वैश्य था, तब शूद्र था। आई होप आप समझ गए होंगे। अब उस समय समाज जो ये 4 भागों में बांटा था, लेकिन उनमें जो छोटे छोटे जगह थे, स्थल थे, जहाँ पे कुछ लोग ही निवास करते थे, बहुत कम में, उन छोटे स्थल को गांव कहा गया, जिसका प्रधान कौन होता था? तो ग्रामीण होता था। अभी के टाइम में भी जो छोटे छोटे जनसंख्या वाला जगह होता है, स्थल होता है, जहाँ पे जनसंख्या बहुत कम होता है, उस स्थल को हम लोग गाँव के नाम से जानते हैं, जिसका प्रधान अभी के टाइम में मुखिया होता है। उस समय क्या होता था? ग्रामीण होता था। ठीक है। आइए आगे। बड़े स्थल जो थे ना, उनको जनपद कहा गया। माने गांव से थोड़ा जो बड़ा था उनको जनपद कहा गया। और सबसे बड़ा जो था ना, उसको महाजनपद कहा गया। क्या कहा गया? महाजनपद। तो भारत में जितने भी राज्य उस समय देश थे, अफगानिस्तान, पाकिस्तान हो गया, जो भी देश थे इसमें शामिल था, उस समय 16 महाजनपद थे। 16 बड़े बड़े जनपद थे, महाजनपद। ठीक है। इसी चैप्टर में आपको 16 महाजनपद के बारे में हम पढ़ाने वाले हैं। तो 16 बड़े जो जनपद होते थे, बड़े स्थल, उनको जनपद कहा जाता था। इसका प्रधान राजन यानी राजा होते थे। बड़े स्थल का प्रधान राजा होता था और छोटे स्थल का प्रधान ग्रामीण या मुखिया होता था। अभी के टाइम में मुखिया, पहले के टाइम में ग्रामीण होता था। ठीक है। अब अगर आगे हम बात करें तो ऐसे 16 महाजनपद है भारतीय क्षेत्र में। भारत का जो क्षेत्र है इधर पूरा ही अफगानिस्तान, पाकिस्तान लेते हुए इस समय कितने क्षेत्र थे? तो 16 गो महाजनपद वाले क्षेत्र थे। 16 महाजनपद। और महाजनपद का मतलब क्या होता है भैया? महाजनपद का मतलब क्या होता है समझेंगे। महाजनपद का अर्थ होता है राज्यों के निर्माण की प्रक्रिया। महाजनपद को हम लोग राज्य बोल सकते हैं, क्योंकि एक मगध महाजनपद था जिसको आज हम बिहार के नाम से जानते हैं। एक मगध महाजनपद था जिसको आज हम बिहार के नाम से जानते हैं। तो कहीं ना कहीं राज्य बनने या राज्य के निर्माण होने की प्रक्रिया जो थी, इसको महाजनपद कहा गया। या बड़े भूखंड जो होते थे ना, जो बड़का भूखंड था जिस पे किसी राजा या राजन का हक होता था, उसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं? तो महाजनपद के नाम से जानते हैं। तो इस वीडियो में आज का ये टेलर था। ठीक है ना। कल हम आपको पिक्चर दिखाएंगे किस तरह के महाजनपद थे, कहाँ का कौन सा शासक था, किस तरह को किसने हड़पा था, इसी में हम लोग सभी चीज़ें पढ़ेंगे। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है। मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।